हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो कल हमने जो कल के वीडियोस में हमने टाइप 1 टाइप 2 के बारे में डिस्कस किए थे। क्वेश्चंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी आज हमारी जो चैप्टर 3.1 मैं डिटेल में ख़त्म कर दूंगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट। चलिए तो टाइप 3 पे आ जाओ। टाइप 3 ये कहता है कि भैया देखो, राइट बी, ये स्मॉल बी है, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 u3। आपके पास तीन वेक्टर्स दिया है और एक वेक्टर भी दिया है। जब वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे वहाँ भी लीनियर कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन दे दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी अगर मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं जाऊँ तो यूज हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन का, तो मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन दे के मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं बाद में इसको चैप्टर 5 में डिटेल में हम काम करेंगे। क्लियर है? तो मान लेते हैं ये कोई भी वेक्टर स्पेस है। आप जानते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। अगर आप भी अननोन है तो फिक्र मत करो। क्लियर है? वो चैप्टर 4 में हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे। लेकिन मान लो ये कोई भी वेक्टर स्पेस है, किसी भी फील्ड पे अगर डिफाइन हुआ है, तो मान लेते हैं u1 u2 u3 ऐसे करते करते un। अगर इस वेक्टर स्पेस का कोई भी अगर वेक्टर्स अगर है, ठीक है, तो भैया तो इस वेक्टर्स को देखो, इस वेक्टर्स के लिए भैया ऐसा एक वेक्टर अगर मुझे स्मॉल भी मिल जाए, ये भी इसका वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर है इसका ही, तो इस वेक्टर को मैं सेट टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इस सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहूँगा। कब? इस भी को मैं स्केलर मल्टीपल के साथ अगर मैं लिख सकता हूँ कि कैसे भी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रिटन एज a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस में an un फॉर सम ai बिलोंगिंग टू कैपिटल F। ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन का प्योर डेफिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स। जितने भी वेक्टर्स दिया होगा उस वेक्टर्स के लिए किन्हीं भी वेक्टर स्पेस आपको दिया होगा, उनमें से कोई भी एक वेक्टर को इस वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। कब? जब ये जो वेक्टर इसके साथ में ऐसे अगर एक्सप्रेशन में लिख सकूं। तो इस टाइप 3 का जो क्वेश्चन है इसको LCC कहा जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉलम्स। और ये LCC हमारा इतना काम का चीज़ है, वो बाद में ये हमको नहीं छोड़ेगा। REF में और LCC हम चैप्टर 11 तक हमारे काम में आएंगे। कोई चीज़ अगर टप्पल में नहीं है उसको टप्पल में बनाएंगे, अगर क्वेश्चन दिया है तो मैट्रिक्स में बनाएंगे, MTC ऐसे बोलते हैं, वो तो बाद में पढ़ेंगे। जो नोटेशन है, जो एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंस है, सारे डिटेल में आपको समझा दूंगा बच्चों, कोई फिक्र मत करो। लेकिन ईमानदारी से आपका काम करना चाहिए, साथ में जोड़ के रहनी चाहिए। जितने मैं बोल रहा हूँ वो सारे आपको लिखना चाहिए। अगर नोट्स का कोई ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फ्री में अवेलेबल नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि वो प्रिंट आउट करने में वो सारे चीज़ एक्सपेंसिव लगते हैं। इसीलिए अगर चाहिए वो सारे असाइनमेंट्स के नोट्स, प्योर नोट्स मेरे पास अवेलेबल है सारे का, वो आप मुझे कांटेक्ट करके आप मेरे से आपके एड्रेस दे के वो सारे नोट्स भी आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर नहीं है वो तो सारे मैं बोल रहा हूँ, वो लिखना, अगर कोई बच्चा लिखता है तो भी नोट्सों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नोट्स होंगे तो वो उसका फ़ायदा भी अलग है, क्योंकि असाइनमेंट्स के सारे क्वेश्चंस आपको मैं थोड़ी ना करवाऊंगा। मैं तो नेट गेट JRF जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वो सारे मैं करवाऊंगा, लेकिन वो असाइनमेंट्स में कई सारे सैकड़ों क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है। क्लियर है? वो यही थोड़ा इन्फॉर्मेशन था, वो आप ध्यान से वो ले लेना है।
ठीक है, तो एलसीसी का क्वेश्चन ही है। जब भी ऐसे एक्सप्रेशन आपको पूछा जाता है वो हमेशा एलसीसी का ही क्वेश्चन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशंस का है। तो वो बोलता है इस वेक्टर को इस तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करके जो सोल्यूशन है वो जो अल्फा आपने इंट्रोड्यूस किया है वो आपको फाइंड आउट करना है। एलसीसी का काम आगे देखेंगे, बहुत काम का चीज़ है। तो क्या करना है, तो भैया दिस भी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a1 u1 प्लस a2 u2 plus a3 u3, right my dear students? So that is nothing but this is 4 minus 9 2 can be expressed as a1 times u1 कितना है 1 2 minus 1 है प्लस a2 टाइम्स 1 4 2 है प्लस a3 टाइम्स u3 का वैल्यू 1 माइनस 3 2 का है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? जब भी ऐसे तो आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मैं 2 वर्जन इसका मैं सिखा दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। समझ रही हो? तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो क्वेश्चंस कि भैया ये लॉन्ग मेथड है, इसको लॉन्ग मेथड में कहूँगा। शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको यूं ही बता दूंगा कि क्या करना क्या है। तो भाई यहाँ से मुझे बताओ ये कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स a1 प्लस में a2 है ना, इसके साथ मल्टीपल करके प्लस में a3 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। ये एक इक्वेशन आ गई। तो ये बना 2a1 और ये बना 4a2 और ये बना माइनस का 3a3, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू माइनस का 9 है। और अब बनेंगे माइनस a1 और ये बना प्लस में 2a2 प्लस में 2a3 इज इक्वल्स टू वो 2 के इक्वेशन है। इतने देखो आपके पास एक सिस्टम बन गई बच्चों। तो इस सिस्टम से आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो बना पाओगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो बना पाओगे माय डियर स्टूडेंट्स। और मैं वो मैं नहीं करूँगा, वो आपको खुद से करना है। ये तो एक्स वाई जेड है, उसको मैंने a1 a2 a3 मैंने दे दिया, इसमें क्या फ़र्क है? सिर्फ किसने कहा सिर्फ एक्स वाई जेड ही देंगे तो हम उसको a कॉलन b में लिख सकते हैं ना जी। ये वेरिएबल से ट्रीट हो गई। a1 a2 a3 का वैल्यू आपको मिल जाएंगे। कैसे वो सॉल्यूशंस करना है मैंने आपको कल बता दिया है। टाइप 1 टाइप 2 का क्वेश्चंस टाइप 1 टाइप 2 का क्वेश्चंस में वो कन्वर्ट हो गई। टाइप 2 तो कन्वर्ट नहीं, टाइप 2 में तो कन्वर्ट नहीं होगा, टाइप 1 में वो कन्वर्ट हो गई। वो उसका सॉल्यूशंस कैसे होगा वो आप खुद से करना है। समझ रही हो? ये हुआ लॉन्ग प्रोसीजर। देखो आपने किया क्या है, इस भी को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में पहले लिखा और उसकी जगह पे वैल्यू रखा और उसको मल्टीपल करके कोऑर्डिनेट्स एक कोऑर्डिनेट्स को मल्टीपल करके ऐड करके इसके इक्वल आपने लिखा। उसके बाद आपको साफ सुथरी दिखाई दिया ताकि आपको मीन्स आसान हुआ कि इसको आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बना के लिख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन शॉर्ट ये बनेंगे, ये शॉर्ट ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट में यहाँ लिखो बच्चों। शॉर्टकट क्या होंगे? कुछ नहीं करना है, इतने जो स्टेप है ना बच्चों, इसको टाइम सेव करना है। जब भी एलसीसी का क्वेश्चन आता है तो ऐसा करना है, इस सारे वेक्टर्स को कॉलम में रखना है। इसको देखो कॉलम में रखना है, इसको फर्स्ट कॉलम में रख दो। 1 2 माइनस का 1 है और मैं वेरीफाई भी करवा दूंगा 1 4 2 है और ये 1 माइनस 3 2 है और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट मीन्स 4 माइनस 9 2 है। सीधा बस इसको देख के सीधा ऐसे लिखना है और इसको आरईएफ में कन्वर्ट कर लो। इसको a1 a2 a या फिर x y z मान लो, आपकी मर्जी है वो। क्लियर है? देखो कितनी आसान बन जाते हैं शॉर्टकट में, लेकिन लॉन्ग में तो आपको ऐसे करने से आपको सीधा दिखाई देगा। देखो ना
1 1 1 4 होना चाहिए, 1 1 1 4, यस ऑफ कोर्स है। ये 2 4 -3 -9 होना चाहिए, 2 4 -3 -9 है, यस। -1 2 2 2 होनी चाहिए, यस, वेरीफाइड। तो एलसीसी का जब भी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, आपको कुछ नहीं, ये स्टेप आपको सेव करना है आपके टाइम को। तो सीधा इसको जितने भी वेक्टर्स होंगे आपके पास, उसको सिर्फ कॉलम में रख देना है। एलसीसी का क्वेश्चन ये ऐसे ही सॉल्व होते हैं और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने इसका एलसीसी नाम दे दिया क्योंकि बार बार यूज होते हैं, इसलिए एलसीसी जब मैं बोलता हूं तो आपको समझ में आने चाहिए वो लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ओके, इसको तो आप कन्वर्ट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइप 1 में कन्वर्ट हो गई, देखो। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये था टाइप 3 है। अब टाइप 4 5 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके ऊपर लिखना है। चलते हैं बच्चों, इसके ऊपर टाइप 4 पे आ जाओ और इसके ऊपर देखो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। और टाइप जो 4 है वो इजी केस है, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली मीन्स फ्रिक्वेंटली। अब असाइनमेंट पे उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लो, इनमें से आपको अगर एग्ज़ाम में नहीं मिला तो आप क्या मैं बोलूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको कम से कम 5 बार तो मिलेंगे, उससे भी कई गुने ज़्यादा आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। फ्रिक्वेंटली इस पे इस टाइप के केस पे पूछा जाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो क्या बोल रहा है, तो इफ द सिस्टम, ये देखो इस पर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, द सिस्टम x इज इक्वल टू बी इज कॉन्सिस्टेंट। अगर कोई सिस्टम आपके पास अगर कॉन्सिस्टेंट है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। इनमें से मैंने आपके पास 10 ऑप्शंस लिया है क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। 4 केस क्यों मैं बनाऊं, 4 ऑप्शन मैंने नहीं बनाया, 10 ऑप्शंस मैंने बनाया ताकि आपको समझने में आपको वो सीख जाओ। एक बार सीख गई हो तो बाकी कैसे मर्जी ऑप्शन आ जाओ, इसमें क्या है, हम कर देंगे। तो भैया इनमें से कौन कौन सी ऑप्शन ट्रू है अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ एक सॉल्यूशन लिख लो। देखो भैया ये कह क्या रहा है, जितनी हाइपोथेसिस आपके पास है, मैंने आपको असाइनमेंट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जब पढ़ाया था, 2-3 असाइनमेंट्स लिया था, तो की पॉइंट फाइंड आउट कर लो। तो की पॉइंट क्या है, एक सिस्टम कॉन्सिस्टेंट दिया है, ax इज इक्वल टू बी आपके पास इतने सिर्फ है, कॉन्सिस्टेंट है और कुछ बता नहीं। कॉन्सिस्टेंट है तो भैया हम रिजल्ट, मैंने आपको कॉन्सिस्टेंट के लिए 3-4 वर्जन मैंने बताया, लेकिन पहली वर्जन क्या है इसका, भैया इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का रैंक भैया सेम है, बस इतना मुझे इंफॉर्मेशन पता है। I don't know what is the value of m, what is the value of n, and what is the rank of capital A, and what is the rank of A colon B augmented matrix. I don't know anything. समझ रहे हो, बस भैया कॉन्सिस्टेंट है। अगर कोई सिस्टम अगर कॉन्सिस्टेंट है, सिर्फ उसके लिए मुझे सिर्फ यही पता है और कुछ नहीं पता। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है मुझे बताओ। बच्चे बोलते हैं सर, बच्चे मेरे गुरुजी ने जब ये सिखाए थे, वो बड़ा मस्ती करता है हमारे गुरुजी, बहुत बढ़िया शानदार आदमी इंसान है, तो अच्छा है बहुत, मुझे तो बड़ा पसंद है। उन्होंने जो एक स्टोरी भी बोलता है, मैंने उसका स्टोरी, हर एक स्टोरी मैंने याद किया है और हर एक स्टोरी मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है। ऐसी पागलपन है मैं अपने गुरुजी का। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट, उसकी एक लाइन को मैंने स्किप नहीं किया, ऐसे मैंने अपने नोट्स में बना के लिख लिया ताकि मैं यहाँ हूँ। अदरवाइज मैं इस एग्ज़ाम को तो क्लियर कर पाता, लेकिन यहाँ मैं नहीं होता शायद।
क्लियर है? इसीलिए उसका मेरे गुरुजी का गुण मैं हमेशा गाता रहूँगा और गाऊंगा भी। ठीक है, तो भैया आपके पास कंसिस्टेंट सिस्टम होने से बस आपको इतने इन्फॉर्मेशन पता है। भाई बच्चे जब मेरे गुरुजी ने पढ़ाया था, बच्चे यहाँ ऐसे बोल रहे थे, सर इसका रैंक एम नहीं हो सकता, सर इसका कोई बच्चा इसका रैंक एन नहीं होता। कोई तो पूछे सर एम ये तो नहीं होनी नहीं है, तो ये भी हो सकता है, एम और एन इक्वल नहीं हो सकता है। भैया इनमें से है ना सोल्यूशन का जो आंसर है ना बच्चों, आंसर है, मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस का जो आंसर है भैया, all options are wrong, this is the answer। आप बोलेंगे क्यों सर, मुझे बताओ भैया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी, सिर्फ इतने में आप कंक्लूड क्या कर पाओगे, मुझे बताओ। How can you say you have only hypothesis, you have only conclusion this, and how you can conclude that m is strictly less than n? किसने बोला भैया? एक एग्जाम्पल मेरे गुरुजी ने कहा था, एक ड्राइवर है, अगर वो 70 स्पीड पे किलोमीटर पर आवर पे चलाता है तो भैया वो मैरिड है। ऐसा थोड़ी ना है, जो 70 स्पीड में चलाता है कार या फिर बाइक, सिर्फ वो मैरिड ही है, या फिर अनमैरिड है, या फिर ग्रेजुएट है, या फिर अनग्रेजुएट है, पोस्टमैन है, एक लड़का है, एक लड़की है। आप ऐसे जजमेंट कैसे दे पाओगे भैया? वो सिर्फ आपको बोल रहा है, एक आदमी नहीं पूछा है, एक कार ड्राइवर ड्राइविंग ए कार by 70 speed किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। देन अगर मैं ऑप्शन बनाऊं, ए ऑप्शन में अगर ऐसे बनाता हूं, ही इज अ मैरिड पर्सन, बी ऑप्शन में अगर बोलता हूं मैन, सी ऑप्शन अगर मैं बनाता हूं वुमेन अगर मैं बनाता हूं, डी ऑप्शन में अगर मैं बोलता हूं पोस्ट ग्रेजुएट है, एंड ई ऑप्शन अगर मैं बनाऊँ अंडर ग्रेजुएट है यूजी, एंड एफ ऑप्शन अगर मैं बनाता हूँ पोस्टमैन है। ठीक है, और जी ऑप्शन अगर मैं बनाता हूँ अमेरिकन है, एंड एच ऑप्शन अगर मैं बनाता हूँ इंडियन है, और कई सारे ऑप्शन आप बना सकते हैं। एक बैंक मैनेजर है, ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर है। उनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू करोगे बच्चों? सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन है। एक कार ड्राइवर है, कार ड्राइवर तो मैन भी होते हैं, वुमेन भी होते हैं, मैरिड भी होते हैं, अनमैरिड भी होते हैं भैया, पोस्ट ग्रेजुएट भी ड्राइवर होते हैं, अंडर पोस्ट ग्रेजुएट भी आदमी वो ड्राइवर होते हैं, अनपढ़ भी मीन्स ड्राइवर होते हैं, अमेरिकन भी ड्राइवर होते हैं, इंडियन भी ड्राइवर होते हैं। आपको कैसे कंक्लूड कर पाओगे? आपको भैया एम और एन क्या होंगे? आपको किसने बोला भैया कंसिस्टेंट के लिए? सिर्फ इतने पता है, सिर्फ अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो भैया बस इतने अवेलेबल है आपके पास, और इसके बारे में ऑप्शन में कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये भी ऑप्शन ट्रू गलत है, ये भी गलत है, ये सारे ऑप्शंस गलत है। लॉजिक साफ सुथरे होने चाहिए बच्चों, इसीलिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बच्चे तो आरईएफ आ जाता है, लेकिन आरईएफ से अगर इनकी ऑप्शन कंसिस्टेंट दे, या फिर अभी हम पढ़ेंगे एक केस तो ये बना, और एक यूनिक का लेंगे, एक नो सॉल्यूशंस का लेंगे, एक इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस का लेंगे। क्लियर है? तो आपको बात सारे समझ में आ जाएंगे, और जैसे मर्जी क्वेश्चन संसार का बना ले, मुझे डरना नहीं है, क्योंकि मेरे पास हथियार है। मेरे पास सिर्फ इतने हथियार है, इतने हथियार से यहां से किसको मैं मारूं? I can't conclude anything।
समझ में आ रहा है? कार ड्राइवर से मैंने एग्जाम्पल लिया है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ से इसको मीन्स चीज़ें को जोड़ने के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, मेरे जी गुरु जी ने दिए थे। सही है माय डियर स्टूडेंट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन सेम है लेकिन मैं सिर्फ यहाँ यूनिक लिखता हूँ, समझ रहे हो? दस इफ द सिस्टम Ax is equals to B is a unique solution means has a unique solution, यहाँ has लिखो, has a unique solutions, समझ रहे हो? Then which of the following is oblique are true? उस टाइम कॉन्सिस्टेंट था तो यहाँ जो हाइपोथेसिस है भैया Ax इज इक्वल्स टू बी क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन है तो मुझे बताओ रिजल्ट क्या कहता है? रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ A कोलन B इज इक्वल्स टू n है। ये यूनिक सोल्यूशंस का अगर कोई सिस्टम आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, और सिस्टम में बोल रहा हूँ क्योंकि नॉन होमोजीनियस हम चैप्टर ले रहे हैं, तो इस चैप्टर अगर पढ़ते हैं हम तो वो सारे को मैं सिस्टम बोला करूँगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? तो सिस्टम यूनिक सोल्यूशन है तो भैया इतने इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से क्लियर कट है। तो रैंक ऑफ ए भी आपके पास n है और रैंक ऑफ ए कॉलन भी n है। तो इनमें से अगर ऐसे ऑप्शन है तो उसको ट्रू कर दो, ये ऑप्शन ट्रू हो गए। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? और कौन कौन सी ऑप्शन ट्रू है भैया आप देख सकते हो कि भैया यहाँ से मुझे बताओ कोई मैट्रिक्स का रैंक अगर n है तो क्लियरली कि भैया n कभी भी m से बड़ा नहीं होगा। अगर आपके पास सिस्टम A अगर m क्रॉस n का है, B अगर आपके पास m क्रॉस 1 का है और x अगर आपके पास n क्रॉस 1 का ऑर्डर आपके पास दिया होगा, ये हमेशा जनरल के लिए है क्योंकि डेफिनेशन हमने यही दिए थे। क्लियर है? हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर आपके पास मैट्रिक्स A अगर 4 क्रॉस 5 का है और आपके रैंक इस मैट्रिक्स का रैंक अगर 3 है ना, तो वो भैया 3 वो ये m कभी भी 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्लियर है? ये रैंक के जब मैं थ्योरम दिया था तब मैंने आपको समझा दिया था। क्लियर है? अगर रैंक ऑफ ए अगर n है तो भैया n ये जो n m से बड़ा नहीं होगा। दिस इज माय क्वेश्चन। अगर बड़ा नहीं होगा तो भैया मुझे बताओ ये n m से या फिर m से या फिर m से बराबर ऐसे तो हुआ होगा, या फिर उसको आप ऐसे भी लिखो m ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n है। क्लियर है? तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू हो गई? एक तो 10 ऑप्शन ट्रू हो गई। समझ रहे हो? क्लियर है? तो यहाँ से बच्चे ना इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूँ। बच्चे कैसे सोचते हैं, सर आपके पास m ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n है तो इसका मतलब आपने लॉजिक चैप्टर पढ़ाए थे भैया m या फिर m n से बड़ा होगा और या फिर m आपके पास n के साथ बराबर होगा। हाँ जी मैंने पढ़ाया था। तो सर यहाँ से तो m स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n है, इसको ये भी ट्रू हो गई और m इज इक्वल्स टू n ट्रू भी हो गई, इसको भी ट्रू कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। भैया ये सिर्फ ये ऑप्शन ट्रू है, m n m से बड़ा नहीं है, इसका मतलब n m से छोटा या फिर बराबर हुआ होगा। आपके पास यही हाइपोथेसिस है। ये आपके पास अगर m स्ट्रिक्टली लेस देन n या फिर m अगर ग्रेटर देन और n या फिर m इज इक्वल टू n, अगर इनमें से कोई ऑप्शन अगर आपके पास एग्जैक्टली होता तब ये अप्रोच आप जा सकते हो।
लेकिन इससे ये ट्रू कह ही नहीं सकते ना। कैसे बोलोगे बच्चों इनमें से भैया ये ऑप्शन ट्रू है, इनमें से कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है। अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m आपके पास अगर दिया होता तो ये जो सिस्टम है मैंने जो ये लिखा उससे उसके साथ ये भी ट्रू होगा अगर मैं बोलूं तो वो सही होता। बट यू कैन नॉट say about if m is greater than or equals to n, then you cannot conclude m this or this is also true. No, we can't say भैया। तो ये जो बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं, इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैंने आपको समझाया। क्लियर है? अगर आपके पास ये या फिर ये आपके पास अगर अवेलेबल होता ना तो इसको ऐसे लिखकर और ये आपके पास अवेलेबल है तो ये पूरे को भी आप ट्रू कह सकते हैं क्योंकि ये ट्रूथ टेबल है। इनमें से अगर मान लेते हैं सर ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को आप ट्रू कहते हैं। लेकिन ये ट्रू होने से ये या फिर ये ट्रू होना कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लिखा जा सकता है इतने, लेकिन उससे आप कोई भी ट्रू नहीं कह सकते हो। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? मान लेते हैं कोई बच्चे कहते हैं सर 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, अगर मैं या फिर 6 ले लो, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है तो इनमें से भैया इसको 6 आइदर ग्रेटर देन 5 और 6 इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है? तो 6 ये ऑप्शन तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू कहेंगे। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट? ये आपके पास स्पेशल ये ट्रू था इसीलिए ट्रू कंजक्शन से ये ट्रू हो गई, लेकिन इससे ये लिख सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली ट्रू बोलेंगे ऐसा तो गलत हो जाएंगे ना माय डियर स्टूडेंट। ओके, वो मैंने आपको थीम समझा दिया। ये ट्रू होने से आपको इनमें से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि यू डोंट नो अबाउट m और n, राइट? वो कुछ भी हो सकता है भैया। ठीक है, सिर्फ एग्जैक्टली इनमें से सिर्फ यहाँ अगर मैं आंसर लिखता हूँ तो सिर्फ 7 एंड 10 ऑप्शन आर ट्रू है, उनमें से और कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है। अगर सिस्टम आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू अगर आपको पूछे जाते हैं तो बस भैया इस 2 ऑप्शन ही ट्रू है और कोई ट्रू हो ही नहीं सकता। क्लियर? चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में हैज इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस लिखो। ठीक है, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगर सिस्टम आपके पास इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इनमें से कौन से ऑप्शन ट्रू होंगे? तो भैया मुझे बताओ, इन्फानाइट सिस्टम इन्फानाइट सॉल्यूशन है तो मैं जानता हूँ रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए कोलन बी स्ट्रिक्टली लेस देन एन है। इतने इन्फॉर्मेशन मुझे पता है तो यहाँ से क्लियर कट है। तो रैंक ऑफ ए भैया n से छोटा है, सो दैट मीन्स भैया छोटा है, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए कभी भी n नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ मुझे इतने पता है तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है? 9 ट्रू हो गई। कोई बच्चे कहते हैं सर इसका रैंक n नहीं है तो इसका रैंक गारंटी है m होगा। किसने बोला m होगा? किसने बोला m होगा? n-1 भी तो हो सकते हैं, n-2 भी हो सकते हैं, n-4 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। 0 मैट्रिक्स अगर आपके पास 3 क्रॉस 5 का दिया होगा उसका रैंक तो 0 है भैया।
एम कहाँ है? 3x5 है, एम नहीं है। तो आपको किसने बोला एम आएंगे रैंक? वो ही नहीं सकता है, इसको गलत है। समझ रहे हो? थीम समझना चाहिए कि भाई एम है ना, आपको क्या दिया है, मैट्रिक्स नहीं गिवन है, सिर्फ ऐसा देगा क्वेश्चन। इफ एक्स इज बी हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देन ऑप्शन आपके पास 4 देगा, उनमें से आपको कौन कौन सी ऑप्शन ट्रू करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। कितने सोच पा रहे हैं? आपको एग्जाम्पल दिमाग में सोचना है, तब जाकर बात बनेगी। सो एम होगा, एम के लिए मैंने आपको काउंटर एग्जाम्पल ले लिया, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। सर एन नहीं है, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। सर ये भी नहीं होगा, किसने बोला ये नहीं होगा? 3x5 में मैट्रिक्स लूंगा और रैंक अगर मैं 3 ही आ गई तो आपने ये नहीं होगा बोल रही, ये भी गलत है भैया। इनफाइनाइट मैंने आपको एक रिजल्ट बताया, अगर n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m है तो भैया यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होगा, मैंने बोला। दैट मीन्स द सिस्टम आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मीन्स इस केस में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा मीन्स हो सकता है भैया। ये मीन्स आइदर मैंने बोला आइदर और में है, क्या पता वो नो सॉल्यूशंस का ही केस बन जाए। इनफाइनाइटली एग्जैक्टली दिया है, इस केस में तो भैया नो सॉल्यूशंस भी तो आते हैं। आप श्योरिटी के साथ वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, इनमें से इसको ऑप्शन ट्रू कर दोगे क्या? ऑप्शन 1 आप ट्रू कर दोगे क्या बच्चों? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस केस में नो सॉल्यूशंस का केस भी आ जाता है, तो आप एग्जैक्टली कह नहीं पाएंगे। एम और एन के बारे में तो बात ही मत करो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में। क्यों? क्योंकि एन लेस देन और इक्वल टू एम, इस केस में तो यूनिक भी आ जाता है माय डियर स्टूडेंट, यूनिक भी होगा, नो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली कब होगा। तो आप इनफाइनाइटली के अगर क्वेश्चन आए तो इस ऑप्शन को अगर आप एन इज लेस देन और इक्वल टू ये ऑप्शन ट्रू अगर कर देंगे तो वो तो सरासर गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो अगर ऐसे अगर आपने ये टिक मारा ना, इसका मतलब इस केस में सिर्फ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। किसने बोला? एक मैं एग्जांपल बना दूंगा नो सॉल्यूशन का या फिर यूनिक सॉल्यूशंस का एग्जांपल मैं आपको कंस्ट्रक्शन इसके बाद में करवा दूंगा, कैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, उससे तो चीज़ें सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो एम और एन के बारे में हम बात ही नहीं कर पाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। एंड कॉन्सिस्टेंट है तो भैया मेरे पास हथियार सिर्फ इतना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ट्रू है, ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ 9 ऑप्शन इज द ट्रू आंसर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर सिस्टम है तो सिर्फ यही ऑप्शन आपके ट्रू हो जाएंगे, मीन्स हमेशा ट्रू हो जाएंगे। कोई बच्चा कहता है सर अगर क्वेश्चन ऐसे अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑब्लिक कैन बी ट्रू मे बी ट्रू, अगर कैन बी मे बी ट्रू आता तो सारे ट्रू हो जाते, सारे मीन्स इनमें से ये तो ट्रू होंगे ही होंगे, तो वो उसी हिसाब से आपको देखना है, सारे ट्रू हो जाएंगे। उसका भी अगर यूनिक सॉल्यूशन का कैन भी होता वो सारे ट्रू हो जाते हैं, ठीक है। कैन भी ऐसे तो क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे बच्चों। अगर आपके मन में अगर ऐसे सवाल होता तो मैं ओवर डिस्कस कर दिया, ठीक है। अभी नो सॉल्यूशंस का केस हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं बच्चों, अगर सिस्टम का नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशंस का अगर है तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू होगा? ये ट्रू नहीं है, मैंने मिटाना भूल गया, ठीक है। अभी तो करेक्ट है, ठीक है। चलिए, नो सॉल्यूशन से आपको क्या पता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो इक्वल नहीं है, इतना पता है। तो भैया ये इसमें से एन और एम का चक्कर क्या है? कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे बच्चों। इनमें से सिर्फ यही आपके पास अवेलेबल कॉन्सिस्टेंट के लिए इक्वल था, इनकॉन्सिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन, ये तो इनकॉन्सिस्टेंट का है।
इतने पता है, इनमें से आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? m n से बड़ा होगा या फिर m n के इक्वल नहीं होगा, m स्ट्रिक्टली n से छोटा होगा और इसका रैंक इतने आएंगे, इसका रैंक उतने आएंगे, ऐसे कैसे आप बोल पाएंगे? वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग। क्लियर है? इनमें से अगर कोई कंक्लूड होता तो मैं बोल देता, कोई कंक्लूड नहीं है, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। क्लियर है? ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग हो गई माय डियर स्टूडेंट। सिर्फ इतने पता होने से वही एग्जाम्पल कंसिडर कर लो। नो सॉल्यूशंस या फिर कॉन्सिस्टेंट का अगर कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है, इनकॉन्सिस्टेंट कहाँ से आ जाएंगे? ठीक है, ये हुआ टाइप 3 या टाइप 4 है। अब टाइप 5 में आ जाओ और टाइप 5 आने के बाद यहाँ लिख लो हार्ड। हार्ड कैसे? बच्चे ये ऐसे बोलेंगे तो डर जाते हैं, सर ये अगर इजी था तो हार्ड का तो क्या होगा पता नहीं। हार्ड का ही क्वेश्चन आते हैं, इजी का भी आते हैं, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा 2-3 क्वेश्चंस ये जितने डिस्कस किए उतने ही डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट सिखा के क्वेश्चंस आपको दूंगा और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, टाइप 5 पे आ जाओ और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मैंने बता चुका हूँ। हार्ड कैसे? थोड़ा हार्ड मीन्स इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है इफ़ द सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, ये एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास अगर ऐसा है, फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू r टू द पावर m, ये अगर आपके पास हथियार और एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स आपके पास है तो लड़ाई और मजबूत हो जाएंगे। ये आपके पास दिया है, उस टाइम ये वाला नहीं था, इसका ये हार्ड केस बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताओ कॉन्सिस्टेंट के लिए भैया रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी। मुझे कॉन्सिस्टेंट के लिए तो इतना पता है, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम होने से मुझे इतना इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन इसका भी तो यूज करोगे ना नहीं करोगे। फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू r टू द पावर m मीन्स मैंने इसका रिजल्ट बता दिया था भैया। हर एक मीन्स आपके पास सिस्टम m क्रॉस n का है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, और b आपके पास m क्रॉस n का है और x हमेशा आपके पास n क्रॉस 1, ये तो हमेशा दिया होगा। और मैंने आपको बताया अगर फॉर ऑल बी का केस है तो भैया हर एक मीन्स ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ कुछ भी हो मुझे नहीं पता भैया। अगर ये 3x5 का है तो भैया यहाँ एक पिवोट होनी चाहिए। और सिस्टम कॉन्सिस्टेंट क्योंकि बोल रहे हो आप, अगर यहाँ ये b है, ये b कुछ भी आपके b है, यहाँ अगर 0 होता, समझ रही हो, यहाँ अगर आपके 3x5 था, यहाँ अगर पीवोट नहीं है तो यहाँ एक पीवोट बना सकते हो, बी को ऐसे एलिमेंट्स ले सकते हो और इस सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट बन गई क्योंकि इसका रैंक इसके रैंक के इक्वल नहीं आएंगे, तो नो सॉल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंट आया। लेकिन सिस्टम बोल रहा है कॉन्सिस्टेंट के लिए, तो भैया कॉन्सिस्टेंट के लिए यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ भी हो, लेकिन 3x5 का अगर है तो इसका रैंक 3 ही होनी चाहिए। 3 क्या है? m है। तो यहाँ से क्लियर कट है भैया। मीन्स मेरे कहने का थीम यही है कि भैया ईच रो ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैज़ ए पीवोट पोजीशन। मीन्स हर एक रो में पीवोट पोजीशन है, होनी चाहिए। कितनी रो है जितनी इक्वेशन है उतनी, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस तो है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स है, वेरिएबल्स है। रोज मीन्स वो सारे इक्वेशन है, कितने इक्वेशन? 3 इक्वेशंस था। यहाँ कितने हैं? जनरल के लिए m इक्वेशंस होगा। तो भैया अगर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और ये कैसे कॉन्सिस्टेंट बोलने से आपके पास इतने इंफॉर्मेशन है, और फर्दर फॉर ऑल बी के लिए आपके पास इसकी वजह से ये जब आता है, आंख बंद के लिख लो, इसका रैंक m ही आएंगे हमेशा, है ना बच्चों। हर एक रो में तो पीवोट होंगे तब जाकर इसके लिए ये कॉन्सिस्टेंट बनेंगे, नहीं तो मैंने आपको इसके ऊपर बहुत चीज़ें बताया।
युद्ध के बारे में, आप मुझे हराना चाहते हो, मैं आपको हराना चाहता हूँ, तो तब मैं हारूंगा। 3 गेट था चोर के लिए, यही भी एग्जाम्पल मैंने दिया था, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर इसमें कोई भी मैट्रिक्स का रैंक अगर m है, यहाँ n है होता, अगर मेरा रैंक ऑफ a अगर n है तो n कभी भी m से बड़ा नहीं होता। तो यहाँ से अगर रैंक ऑफ a आपके पास m है तो भैया m कभी भी n से बड़ा नहीं होगा, ऐसे तो लिखोगे। ये ऐसा है तो भैया m n से कभी भी बड़ा नहीं होगा, दैट मीन्स m n से या बराबर या फिर छोटा ही रहनी चाहिए। तो बस इसका कौन सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन 6 इज द करेक्ट, एंड ये वाला कहाँ है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और इससे कोई भी नहीं है कॉन्सिस्टेंट होने से m के स्ट्रिक्टली लेस हो n होगा, या फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा, या फिर इसका रैंक, सर इसका रैंक n नहीं होगा, ये भी तो ट्रू होनी चाहिए। समझ रही हो, क्या पता भैया ये 3x3 का ही हो, वो तो n के इक्वल हो गई। तो ये अगर सर इसका रैंक n है, नहीं, ये आप सियोरिटी नहीं दे सकते। सर n नहीं होगा, ये भी सियोरिटी दे नहीं सकते। देखो ना इसका रैंक, अभी मैंने 3x3 कर लिया है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल लिया है, क्या है n के इक्वल नहीं है और कॉन्सिस्टेंट नहीं है? हाँ जी है, तो ये भी गलत हो गई। आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, बस इतने ही कंक्लूड कर पाएंगे। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? इसका तो इसका ऑपोजिट है, ये अगर ट्रू है तो ये कैसे ट्रू होगा? लॉजिक से क्लियर है, ये ट्रू है तो ये कैसे ट्रू होगा? और मैंने इसके बारे m n के इक्वल नहीं है, क्यों? देखो मैंने ले लिया एक एग्जांपल, तो ये भी गलत हो गई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर ये गलत हुआ, ये कैसे ट्रू होगा? m और n का इक्वल है, क्यों? मैंने 3x5 का लिया है, तो ये कहाँ से ट्रू हो गई? इसका रैंक है, ये नहीं होगा। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये भी कैसे ट्रू गलत हुआ, वो सारे आपको मैंने समझा दिया। देखो कॉन्सिस्टेंट के देने के साथ अगर एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने दे दिया तो भैया 2 ऑप्शन ट्रू हो गई, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं दिया होता, वो होल ऑप्शन आर रॉन्ग हो गई थी। ये तो इजी एंड हार्डेस्ट का केस ही यही। क्लियर है? चलते हैं बच्चों, इसका अगर मैं हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन लिखो, सिर्फ मैं यूनिक लिखता हूँ, ठीक है? हैज़ ए यूनिक सोल्यूशंस अगर है, फॉर ऑल भी है अभी भी, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू होगा? तो यहाँ देखेंगे, देखो यूनिक कितने केस है आपके पास। यूनिक होने से रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी, आपके पास n हो गए, यानी कि रैंक ऑफ ए अगर मैं पार्टिकुलरिटी शो करो, ये इतने हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से कौन सी ऑप्शन ट्रू हो गई? 7th ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है? इतने। और फॉर ऑल भी इसके वजह से, फॉर ऑल बी के वजह से क्या हो गई, हर एक रो में पिवट होनी चाहिए, यानी कि m इक्वेशंस है तो m इसका रैंक होनी चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू हो गई? यहाँ से 6 ऑप्शन भी ट्रू हो गई। समझ रही हो? देखो रैंक ऑफ ए आपके पास n था, रैंक ऑफ ए m है, तो ये क्लियरली अगर इसको 1 बोलोगे, अगर इसको 2 बोलोगे, 1 एंड 2 से आपको क्लियरली पता है m n के इक्वल है। तो कौन सी ऑप्शन एक ट्रू हो गई? 5th ऑप्शन इज द राइट आंसर। और क्या चीज़ जोड़ पाएंगे? और 2 ऑप्शन ट्रू है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है? और 2 ऑप्शन ट्रू है आपके पास। कोई बता सकता है? कोई बच्चा? इतनी इन्फॉर्मेशन से देखो, इस 10th को पकड़ो, 10th को m इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n, इसको कैसे लिखोगे? m आइदर ग्रेटर देन n और m इक्वल्स टू n है। तो इनमें से ये तो गलत है, लेकिन ये वाला ट्रू है, तो इसको ट्रू ही होना पड़ेगा, लॉजिक है। तो ये भी ऑप्शन ट्रू हो गई, तो क्लियरली ये भी ऑप्शन ट्रू होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इक्वालिटी यहाँ भी तो है।
चीज़ें समझ में आ रहा है ना बच्चों? उस टाइम्स मेरे पास m ग्रेटर देन और इक्वल टू n था, इससे आप कह नहीं सकते हैं कि m n के बराबर होगा या फिर m आपके पास n से बड़ा होगा, ऐसा कभी बोल ही नहीं पाएंगे। लिख तो सकते हो लेकिन श्योरिटी ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा बोल ही नहीं सकते हो। लेकिन इनमें से अगर कोई ट्रू है तो इसको इसको या फिर इसको दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। मीन्स अगर ये होल्ड करे तो दोनों हो जाएंगे, अगर ये दिया होता तो ये वाला ट्रू नहीं है लेकिन ये तो ट्रू होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट? यही है तो हार्ड एंड इजी केस का। यूनिक के वजह से ये आपके पास आ गई, फॉर ऑल बी के वजह से ये आपके पास आ गई, और दोनों के वजह से ये ट्रू हो गई, और इसके वजह से लॉजिक से दो ट्रू हो गई। ये भी है, ये भी है, क्योंकि इक्वालिटी मेंटेन हो रही है। अगर स्ट्रिक्टली ये दिया होता ना, सिर्फ यही ऑप्शन ट्रू होता, ये नहीं होता, क्योंकि इक्वालिटी यहाँ था इसलिए इसको भी। और कोई ऑप्शन ट्रू है क्या बच्चों? और एक ऑप्शन ट्रू है। मेरे गुरुजी ने ऐसे कहा था तो बच्चे, सर ने सीरियस से बोला इसलिए एक कहाँ से भी ऑप्शन खींच लाते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। और कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है? क्लियर है? चलो और अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए जाएंगे। चलो बच्चों, अभी हम इनफाइनाइट के लिए चलेंगे। सिर्फ मैं इनफाइनाइट लिखता हूँ, आप हैज़ ए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख लो। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू होगा? तो आप इसको पकड़ो ना, इनफाइनाइट होने से आपको रैंक ऑफ ए, आपके पास रैंक ऑफ ए कॉलन बी स्ट्रिक्टली लेस देन एन है, यानी कि रैंक ऑफ ए आपके पास स्ट्रिक्टली लेस देन एन है, ये पता है आपको। क्लियर है? तो ये पता होने से कि भैया यहाँ आप ऐसे भी तो बोल सकते हो रैंक ऑफ ए कभी भी एन नहीं होगा, है ना? हो ही नहीं सकता ना। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू हो गई? ये 9th ऑप्शन ट्रू हो गई एक। तो इतने जाना इनका मीन्स इंफॉर्मेशन से मुझे बस इतने कंक्लूड है। अब फॉर ऑल बी के लिए पकड़ो। फॉर ऑल बी के लिए रैंक ऑफ ए आपके पास एम ही होनी चाहिए। तो यहाँ से ये ऑप्शन 6 ऑप्शन भी ट्रू हो गई। क्लियर है? लेकिन रैंक ऑफ ए किससे कम है? एन से छोटा है। लेकिन यहाँ रैंक ऑफ एम है, तो क्लियरली अगर मैं इसको 2 बोलूँ, 1 एंड 2 से क्लियरली इस यहाँ जाके रखो ना m का वैल्यू, m इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन n है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो कौन सी ऑप्शन ट्रू हो गई? m इज स्ट्रिक्टली लेस देन n है, तो ऑप्शन 1 भी ट्रू हो गई। क्लियर है? और क्या ट्रू है भैया? देखो, अगर इतने रैंक ऑफ ए है, इतना है, तो भैया m के बारे में मुझे बताओ। m कभी भी n से बड़ा नहीं होगा, यानी कि m इससे छोटा या फिर बराबर होनी चाहिए। तो कौन सी ट्रू हो गई? 4th ऑप्शन भी ट्रू हो गई। समझ रहे हो? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई एम टीचिंग टू यू ऑल। और सिंस देखो एक बढ़िया सा लॉजिक यहाँ छुपा है, m लेस देन और इक्वल टू n था एंड m स्ट्रिक्टली लेस देन n है। इन दोनों से मुझे बताओ भैया, एक केस में m n या फिर m से छोटा है या फिर बराबर है, लेकिन यहाँ कह रहा है भैया m तो भैया मुझे पता है 1 और 2 से, इससे और इसके साथ मैंने देखा कि भैया m एग्जैक्टली कभी आ ही नहीं सकता भैया, स्ट्रिक्टली लेस देन n है। लेकिन ये जो यहाँ और का केस है हो गई ना, यहाँ से क्लियर हो गई m कभी भी n के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी ट्रू हो गई। और मुझे बताओ कौन सी ऑप्शन ट्रू है?
और कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है, इसको ट्रू मानोगे क्या? m is strictly greater than n, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसको इक्वालिटी देखेंगे, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये इस दोनों से अगर ये ऐसे होता, ये लेस देन और इक्वल टू, अगर ये मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो ये इक्वालिटी आ जाता बच्चों। लेकिन ये स्ट्रिक्टली ये एक बार कहते हो भैया m n ये n के बराबर है या फिर उससे कम है, लेकिन एक बार कहते हो इक्वालिटी कभी नहीं होगा, स्ट्रिक्टली है, तो भैया इस m n कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये लिखना तो सरासर गलत है। तो भैया देखो हो गई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो कितनी ऑप्शन हो गए? 1 3 4 6 9 आर द ट्रू ऑप्शंस फॉर गिवन इंफॉर्मेशन। इतनी इंफॉर्मेशन से सिर्फ इतना ही ऑप्शन ट्रू होता। इसी के साथ बच्चों सारे ऑप्शंस का आप अगर सर नो सॉल्यूशंस का आप जोड़ लो ना। नो सॉल्यूशंस का क्या है भैया? रैंक ऑफ ए आपके पास रैंक ऑफ ए कॉलन के इक्वल नहीं होगा, लेकिन फॉर ऑल भी दिया है, तो रैंक ऑफ ए आपके पास m होनी चाहिए। तो यहाँ से बच्चे है ना इसको ट्रू मान लेते हैं। नो सॉल्यूशन का केस अगर दिया है भैया, नो अगर इसको ऐसे ट्रू मान कर दोगे ना, आप क्वेश्चंस भी तो देखो, वो पूछ रहा है इनकॉन्सिस्टेंट होनी चाहिए, तो भैया इतने इंफॉर्मेशन से अगर ये ऐसा होता, क्या पता वो नो सॉल्यूशंस का केस बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कंक्लूड ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है। फॉर ऑल भी के लिए ऐसे मानोगे तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, लेकिन इनकॉन्सिस्टेंट बनाना है बच्चों, ठीक है, तो हर एक ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। इसी के साथ नेट में गेट में जो इम्पोर्टेंट एंड हार्ड क्वेश्चंस जो होते हैं बस इतना ही है बच्चों। अभी मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सिखा दूंगा, क्वेश्चंस देके ख़त्म कर देंगे। चलो बच्चों कंस्ट्रक्शन सीखो। कंस्ट्रक्शन मीन्स देखो सर यूनिक सॉल्यूशंस का क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, नो सॉल्यूशंस का क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो सारे आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसके बारे में नो सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइट के लिए मैं दो मिनिमम तो आपको 2 इक्वेशंस चाहिए, लेकिन मैं 2 के लिए तो बड़े आसान हो जाएंगे, 3 इक्वेशंस में लूँगा। उसके लिए कैसे बनते हैं क्वेश्चंस? भैया एक आपने रेंडमली एक क्वेश्चंस ले लिया, x + y + z करके 3 ले लिया मान लो, ठीक है। दूसरे आपने ऐसे ले ली कि भैया यहाँ 2x है -3y है प्लस का z है =-3 आपने लिया है, ठीक है। और यहाँ आपने सर मैंने यहाँ -3x लिया है, यहाँ प्लस का 4y लिया है, -3z करके ये 4 लिया है। ये जो है ना हमेशा ये एक जो सिस्टम दिया है वो यूनिक सॉल्यूशंस का होगा, मैंने रैंडमली लिया है। मेरे कहने का मतलब जब भी यूनिक सॉल्यूशंस का क्वेश्चंस आप बनाओगे, बच्चे को अगर देना चाह रही हो, तो सारे जितने भी आप इक्वेशंस लेना चाहते हो, 2 है तो 2 इक्वेशंस को रैंडमली ले लो। कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों, आपने जो रैंडमली लिया है जब आरईएफ में कन्वर्ट करोगे वो यूनिक सॉल्यूशंस का नहीं आएंगे, इसीलिए तो आरईएफ दूध का दूध पानी का पानी फेर रहते हैं। जो क्वेश्चंस दे रही हो वो रैंडम होने चाहिए। देखो मैं ये एलआई मीन्स मेरे कहने का मतलब सारे एलआई इक्वेशंस ले लो। क्या ये सारे एलआई है? मैं बाद में पढ़ाऊंगा एलआई क्या होता है, लेकिन समझ लो ये तो इक्वेशन रैंडम है। हाँ जी, ये दो इक्वेशंस को देखो, क्या ये 2 इसका मल्टीपल है?
या फिर इसका मीन्स इसका मल्टीपल है क्या, क्या मल्टीपल है, ये अगर 2 से ये 2 नहीं चाहिए था, ये भी 2 नहीं, रैंडम है, ये भी रैंडम है, ये भी LI है, ये भी LI है। समझ रहे हो क्या? ये इक्वेशन, इस 2 इक्वेशंस का क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है? कहाँ से? -3 ये तो नहीं, तो ये गारंटी है भैया, ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाया वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशंस का आएंगे। आप वेरीफाई करके REM में कन्वर्ट करके वो उसका रैंक फाइंड आउट कर लो, वो हमेशा n ही आएंगे। n मीन्स आपके पास 3, रैंक 3 आएंगे और 3 इक्वेशन ही है। ऐसे बनाते हैं क्वेश्चंस यूनिक सॉल्यूशंस का। Are you getting my dear? Are you getting my dear for my points, my dear all students? अभी आते हैं नो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए इसको मिटा दो। क्या करना है? यूनिक मीन्स इनफाइनाइट समझ में आ रहा है? यूनिक का रेंडमली सारे जितने भी इक्वेशन बनाना चाहते हो रेंडमली ले लो। मीन्स वो उसका मल्टीपल या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में आपस में कोई ऐसा लिंक नहीं होनी चाहिए। सारे LI लीनियरली इंडिपेंडेंट सारे इक्वेशंस होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या करना है? ये आप 2 इक्वेशंस किसी का, ये देखो ये भी रैंडम है, ये भी रैंडम लिया है, और ये इक्वेशन जो मैंने बनाया इसका कोई भी मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 2 इक्वेशन ये जो है ना, 2 इक्वेशन ये LI है। क्लियर है? तो जो तीसरे इक्वेशंस में बनाऊंगा ना, तो मैं ऐसे कुछ बनाऊंगा कि भैया मान लेते हैं इसका 3x है, -2y है एंड +2z इज इक्वल टू 0। ये जो अब बन गई बच्चों, ये जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का हो गई। कैसे मैंने बनाया? देखो 2 इक्वेशंस को मैंने रैंडमली लिया है, किसी का भी मल्टीपल लीनियर कॉम्बिनेशंस तो नहीं है। तो ये तीसरा के इक्वेशंस जो मैंने बनाया, देखो इसका तो सम है 2x + x 3x, इसका तो यही है। So I took the third equations as a linear equation, linear combination of these 2 equation. आप इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐसा एक इक्वेशन आप बना सकते हो। 4 से मल्टीप्लाई करके 8 भी कर सकते हो। इसको 4 + 2 6x, इसको 4 दैट मीन्स +y हो जाएंगे। ये 4 दैट मीन्स 5z इज इक्वल टू उसको 4, सो 12 हो जाएंगे। 12 - 3 ये क्या बन जाएंगे? 9 बन जाता। ये जो बनाया मैंने, ये भी एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपके सामने बनाया, इसलिए आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कह देंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं आपको देता तो कौन सी बच्चे, मैंने से इतने टाइम उनके पास के दिमाग इतने चलता नहीं है कि ये सिस्टम LI में, ये थर्ड सिस्टम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिया गया। राइट, अगर मैं ऐसे कुछ बनाता तो एक क्वेश्चन में बनाऊंगा, इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड कर दूंगा, ये 2 हो गई। सो इसको 3 मीन्स 3 + 2 6 हो गई, 6 + 2 दैट मीन्स 6 + 2 8x बन गई। ये इसको आप इसको किस से मल्टीप्लाई कर रही हो? 3 से मल्टीप्लाई कर रही हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हो। दैट मीन्स 6 + 2 8x। ये क्या बन गई? -9 + 2 तो -7y बन गई। एंड इसका 3 इसका 2 दैट मीन्स 5z बन गई। और राइट हैंड साइड में क्या आएंगे? -9 प्लस का क्या है 6 तो -3 हो गई। देखो ये भी एक लीनियरली मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। और ये जो सिस्टम मैंने दिया है, कोई बच्चा ऐसे थोड़ी ना, अगर मैं आपके सामने ये लिख के देता, आप मुझे बता सकते ये किस टाइप के सॉल्यूशंस है, तो आप REM में कन्वर्ट करते तो देखेंगे ये जो लास्ट रो है ना, सारे के सारे वो 0 रो मिलेंगे और इसका रैंक 2 आएंगे और n 3 है, उससे छोटा कम है।
तो ऐसे सर इक्वेशंस को, तो सिस्टम को हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कहते हैं। क्लियर? तो ये इनफाइनाइट, अगर आप बोल रहे हो सर मैं 2 इक्वेशंस ही लूँगा, तो 2 इक्वेशंस अगर लोगे ना तो भैया एक को तो रैंडमली ले लो, ठीक है, और दूसरे को किस इसका मल्टीपल ले लो। मीन्स अगर 3 से मल्टीपल, दैट मीन्स 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 9, ये बन गई। ये 2 इक्वेशन आपके LI है भैया। क्लियर? या फिर आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों लोगे? इसका 3 है तो कोई भी एक रैंडमली ले लो, वो भी हो जाएंगे, लेकिन 3 के लिए बनाना बड़ा आसान है। तो ये मैंने 2x माइनस का 3y प्लस का z इज इक्वल टू मैंने 9 बना लिया, ठीक है, या फिर 8 बना लो, कोई भी बना लो बच्चों, ऐसा कोई नहीं है। मैं नो सॉल्यूशंस का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगा। मीन्स नो सॉल्यूशंस के लिए रैंक ऑफ ए कॉलन बी इक्वल नहीं होनी चाहिए, राइट? तो इसके लिए 3 इक्वेशन अगर बनाना चाहते हो तो भैया कैसे बनाओगे? इसका अगर आप इसको सम कर दो, सम करने से 3x हो गई, माइनस का 2y हो गई, प्लस का 2z हो गई। इसको तो सम करोगे ना, इसका सम कितने आएंगे? 8 प्लस 3 11 है। 11 यहाँ मत लिखो, अगर लिखोगे ना वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए? नो सॉल्यूशंस। तो इसको 11 को छोड़कर कुछ भी नंबर ले लो, मिसमैच करना है, समझ रहे हो? लीनियर कॉम्बिनेशन लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेकिन राइट हैंड साइड का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लोगे, उस नंबर से अलग नंबर लेना है। यहाँ आप 10 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, लेकिन 11 मत ले बैठना। वो जो क्यों, अगर ये 11 लोगे वो सारे लास्ट रो जो है ना वो सारे 0 हो जाएंगे, और लास्ट कॉलम जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का लास्ट कॉलम में भी वो 0 हो जाएंगे, और वो इनफाइनाइटली बन गई। और यहाँ अगर 11 से अगर अलग लोगे 10, तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो लास्ट कॉलम है ना वहाँ से एक पीवोट आपको मिल जाएंगे। उस वजह से ये आपके पास रैंक ऑफ ए कॉलन भी इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन या फिर इनकॉन्सिस्टेंट हो गई। क्लियर है? कोई बच्चा कहता है सर हाँ, वो बोलता है सर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक नया बनाता हूँ इक्वेशन, तो क्या बन गए? 6 प्लस 2 दैट मीन्स 8x। अच्छा, और ये 9 प्लस 2 दैट मीन्स माइनस 7y हो गई, और प्लस का 3 प्लस 2 दैट मीन्स 5z हो गई, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे सो 24 प्लस में ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये जो 30 आया है ना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ 30 मत लिख बैठना। अगर आपको ये क्वेश्चन बनाते हो तो 30 से अलग कोई नंबर लिख लो, 31 या फिर कुछ भी नंबर आप भर सकते हो 30 से अलग। वो आपके पास ये जो मैंने सिस्टम लिखा है, अगर मैं आपको यही लिखता, मैंने तो आपके सामने बनाया इसलिए, अगर मैं ये दे देता तो आप तो REF में कन्वर्ट करते, और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का लास्ट कॉलम में वहाँ आपको एक पिवट मिल जाता, तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन भी आ जाता, और आप बोलते नो सॉल्यूशन। लेकिन जब आप ऐसे दिखाई देंगे तो आपको तो पता है ये नो सॉल्यूशंस का है। क्लियर है? बच्चे को क्या पता, ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते हैं, कितने सैकड़ों करोड़ क्वेश्चंस मैं बना सकता हूँ, आप भी अभी से बना सकते हो। दिस इज वर्ड अबाउट द कंस्ट्रक्शन। आप 2 इक्वेशंस के लिए 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, 5 इक्वेशन, कई सारे इक्वेशंस बना के ऐसे ही काम करोगे। तो लगभग बात यही है। यूनिक सॉल्यूशंस बनाने के लिए सारे इक्वेशंस को मीन्स कहीं ऐसा होता है यूनिक के लिए ना रैंडम इक्वेशंस लेने आप लेते हो,
लेकिन कभी कभी वो आरईएफ कन्वर्ट होने से वो एलआई नहीं बनते, कभी कभी ऐसा होता है, वही तो आप चेक कर लेना। लेकिन आप रेंडमली फर्स्ट इक्वेशन को रेंडमली ले लो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट का मल्टीपल मत ले बैठना, और थर्ड इक्वेशन उस फर्स्ट दो इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन मत लेके बैठना। ऐसे क्वेश्चंस बना लो, वही यूनिक सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इनफाइनाइट के लिए दो इक्वेशंस तो रेंडम ले लो, थर्ड इक्वेशंस को दो इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, ताकि क्योंकि लास्ट रो में जो वो सारे जीरो बन जाएंगे और इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाएंगे। और उन सोल्यूशंस का दो इक्वेशन रेंडमली ले लो, तीसरी इक्वेशन इस दो इक्वेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन तो लेफ्ट साइड ले लो, लेकिन राइट हैंड साइड जो नंबर है उसको मिसमैच कर दो, वो बन जाएंगे आपके पास नो सॉल्यूशंस का क्वेश्चन। क्लियर? चलिए बच्चों, मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है एक्सरसाइज 3.1 का, वो आपके लिए है। मैंने टाइप नहीं लिखा, वर्ड्स में नहीं लिखा, क्योंकि वो सारे मैंने आपको प्रीवियस मैंने पढ़ाया था। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन, सिर्फ मैंने क्वेश्चन सॉल्व इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर कॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट है तो सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, कॉन्सिस्टेंट अगर है फर्दर उसका सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। कितने टाइप्स मैंने दिए हैं, सारे टाइप्स यहाँ मैंने डाल दिए हैं, वो सारे आपको देखकर कौन से एलसीसी का है, कौन से टाइप 2 का है, कौन से टाइप 1 का है, बस यही चेक करना है आपको। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आई होप वो सारे क्वेश्चंस अगर आप कर नहीं सकते हैं, कोई डाउट्स क्वेरी आते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, वो सारे आपके डाउट्स को क्लियर करवा दिया जाएगा। Clear है? So that's all for today my dear students, and thank you for watching my video.